Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to continue our chapter number 3 electrochemistry. हाँ जी रजी, हमने लास्ट लेक्चर में डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इनके बारे में पढ़ा था, है ना। जिंक एंड कॉपर का यूज़ किया था, इनका यूज़ करके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किया था। जो टाइप है डेनियल सेल, जिसकी ही टाइप होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, है ना। एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही हम गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वही अपरेटस है, पूरा वही सेटअप है, उसको ही थोड़ा सा हम और डिटेल में करेंगे, ठीक है। हमने 2 कंटेनर्स लिए, डेनियल सेल लिया, मतलब जिसमें जिंक एंड कॉपर रॉड्स का यूज़ किया गया है। एंड जिंक जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में एंड कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया है ना। एंड और क्या, हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया है, ठीक है। एंड उसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया ताकि हम क्या लगा सके, करंट की डिफ्लेक्शन का पता लगा सके कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है एंड किस डायरेक्शन में हो रहा है, अगर फ्लो होगा तो। क्लियर है। अब देखो यहाँ क्या है, इफ़ एन external opposite potential is applied in the galvanic cell and increased slowly, we observe that reaction continues till opposing voltage reaches the value 1.1 volt, when the reaction stops altogether and no current flows through the cell. अब देखो बेटा, हमने क्या किया, यहाँ पे हमने हमारा सेल लिया था, है ना। इस सेल में हमने वोल्ट मीटर लगाया। अगर मान लो हम कोई एक्सटर्नल बैटरी इसको या एक्सटर्नल ईएमएफ इसको प्रोवाइड करवा दें, ठीक है, एक्सटर्नल पोटेंशियल ईएमएफ करवा दें। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे भी बेटा एक जो ईएमएफ है वो डेवलप होगा। देखो यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज सेपरेशन यहाँ पे आ गई। जहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज सेपरेशन आ जाए वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस एक क्रिएट हो सकता है ना। यहाँ पे बेटा हमारे पास एक तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, है ना। एंड एक ईएमएफ या एक पोटेंशियल जो हम एक्सटर्नल प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, जब हम करवाएंगे तब देखेंगे, मतलब हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक तो एक्सटर्नल ईएमएफ है, मतलब जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है, एंड सेकेंड चीज़ हमारे पास क्या है बेटा, जो पोटेंशियल डिफरेंस इसकी वजह से क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब देखो होगा क्या कि अगर तो अपोजिट जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, अगर उसकी वैल्यू एक्सटर्नल पोटेंशियल की वैल्यू इज़ इक्वल्स टू 1.1 वोल्ट हो, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू 1.1 वोल्ट हो, तब जो हमारा सेल है वो वर्क नहीं करता है। हाँ जी बेटा, देखो यहाँ पे हमारे पास जो बी पार्ट है वो क्या है कि अगर जो एक्सटर्नल ईएमएफ है, ठीक है, हम एक्सटर्नल एक पोटेंशियल प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, अगर एक्सटर्नल ईएमएफ 1.1 वोल्ट के इक्वल है इन द डेनियल सेल, ओनली डेनियल सेल में बात कर रहे हैं बेटा हम। डेनियल सेल में अगर एक्सटर्नल जो हमारा ईएमएफ है वो 1.1 वोल्ट के इक्वल है, देन कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते। अगर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं फ्लो करेंगे तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। एंड कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। अगर करंट नहीं फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं फ्लो करेंगे तो केमिकल रिएक्शन कहाँ से होगी, ठीक है। एंड अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास हो बेटा 1.1 वोल्ट से कम है एक्सटर्नल पोटेंशियल, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम है, तब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जिंक से कॉपर की तरफ मूव करेंगे। जैसा भी हमने पिछले जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो बताया था, उसी तरह से फ़्लो होगा। जिंक की तरफ से, जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, एंड जो करंट है फिर कॉपर से जिंक की तरफ मूव करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो जिंक है वो डिज़ोल्व होगी इनटू दी सॉल्यूशन, ठीक है, एंड जो कॉपर है वो सॉल्यूशन में से कॉपर इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, कैथोड पे आके डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर है। एंड थर्ड केस हमारा क्या है कि अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है वो 1.1 वोल्ट से ज़्यादा, ठीक है, तो जो करंट का फ्लो होगा ना बेटा वो क्या होगा, अपोजिट होगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं देन कॉपर से जिंक की तरफ मूव करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिर कॉपर एनोड बन जाएगी एंड जिंक क्या बन जाएगी, कैथोड, ठीक है। अब यहाँ पे करंट क्या है, कॉपर से जिंक तक फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स कॉपर से जिंक तक फ्लो करेंगे एंड करंट जो है वो जिंक से कॉपर तक फ्लो करेगा। क्लियर है। ये हमारी बेटा क्या है, फंक्शन ऑफ द डेनियल सेल व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज ई एक्सटर्नल ओपोजिंग द सेल पोटेंशियल इज
अप्लाइड, मतलब जो अपोजिट है ना, अपोज कर रहा है, जो डेनियल सेल का जो पोटेंशियल होगा उसको अपोज करने वाला अगर हम एक्सटर्नल कोई पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे तब उस पर क्या वर्किंग होती है, किस तरह से वो वर्क करता है। क्लियर है बच्चों? हाँ जी बेटा, नेक्स्ट देखो गैल्वेनिक सेल। ऐसा सेल जो कन्वर्ट करता है किसको, है ना, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही बोलते हैं, है ना, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन कैसे? स्पॉन्टेनियसली, है ना, स्पॉन्टेनियसली रिडॉक्स रिएक्शंस के थ्रू जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है उसी को हम गैल्वेनिक सेल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। इसमें बेटा होता क्या है, द गिब्स एनर्जी इज़ कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल वर्क विच इज़ यूटिलाइज्ड फॉर रनिंग अ मोटर और गीज़र एक्सेट्रा। देखो बेटा होता क्या है, पहले मैं आपको गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बताती हूँ कि वो क्या होती है। गिब्स एनर्जी क्या है, मान लो बेटा कोई सिस्टम है ना, कोई भी सिस्टम है, इस सिस्टम ने वर्क करना है ना, इस सिस्टम ने वर्क करना है। अगर ये नॉन स्पॉन्टेनियसली वर्क करेगा, देखो हर एक चीज़ की अपनी एनर्जी होती है, हमारी भी एक अपनी एनर्जी है ना जिसके थ्रू हम वर्क करते हैं, ठीक है। अब इस सिस्टम की भी अपनी एक एनर्जी है, मान लो इसकी एनर्जी है ई, ठीक है। अब इसकी एनर्जी खुद की है ई। क्या है बेटा, अगर मान लो ये नॉन स्पॉन्टेनियसली वर्क करता है, मतलब इसको वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, तो हम इसको क्या है, कुछ एनर्जी E1 एनर्जी मान लो हमने प्रोवाइड करवा दी, ठीक है। तो ये वर्क करेगा विद E प्लस E1 एनर्जी के साथ, ठीक है, E प्लस E1 एनर्जी के साथ ये वर्क करेगा। लेकिन अब अगर मान लो हमारे पास कोई सिस्टम है, वही सिस्टम है ई सिस्टम लिया जिसकी एनर्जी ई है ना। अब ये क्या है बेटा, वर्क करना चाहिए, ये नॉन स्पॉन्टेनियसली सॉरी अगर स्पॉन्टेनियसली वर्क कर रहा है, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली वर्क कर रहा है मतलब इसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। बिना एनर्जी के अगर उसने वर्क करना है, मतलब हमने उसको कोई एनर्जी नहीं देनी, तभी तो स्पॉन्टेनियसली वो वर्क करेगा ना। हम उसको एनर्जी नहीं दे रहे हैं लेकिन इसने काम करना है। जब ये काम करेगा, इसी एनर्जी के साथ काम करेगा, कुछ एनर्जी इसकी यूटिलाइज हो जाएगी एंड बाकी जो एनर्जी बचेगी वो क्या होगी, ई, मान लो इसने वर्क किया अपनी ही एनर्जी में से E1 एनर्जी इसने यूटिलाइज कर ली, बाकी जो एनर्जी बची वो कितनी बची, E माइनस E1। इसी को हम क्या बोलेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी। मतलब जिस एनर्जी के साथ वो वर्क कर रहा है वो कौन सी एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी। अब ये क्या है, स्पॉन्टेनियस। अब क्या होगा बेटा, इसकी जो एनर्जी है वो ऑब्वियसली डिक्रीज होगी ना, पहले इसकी एनर्जी ई थी, अब इसमें से ही इसने कुछ एनर्जी का यूज़ कर लिया, E1 एनर्जी का यूज़ कर लिया। अब जो एनर्जी बची वो कितनी बची, E माइनस E1 बची ना, तो मतलब इसकी जो खुद की एनर्जी अब डिक्रीज़ होगी बिकॉज इसको काम करने के लिए खुद की एनर्जी को ही यूज़ करना पड़ा। क्लियर हुआ बेटा, समझ में आया गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है। तो इन दिस गिब्स एनर्जी इज़ कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल वर्क विच इज़ यूटिलाइज्ड फॉर रनिंग अ मोटर और गीज़र एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, जो गिब्स एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल वर्क में, ठीक है। जो भी एनर्जी इसने यूज़ की गिब्स एनर्जी, उसको इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट किया, मतलब जो इसके E माइनस E1 एनर्जी मान लो जो इसने यूज़ कर ली, ठीक है, उसको इसने कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल वर्क में, मतलब इसी एनर्जी से इसने इलेक्ट्रिकल वर्क किया। क्लियर है ना। तो ऐसा होता है गैल्वेनिक सेल के अंदर। क्लियर है, इसीलिए हम इसको स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन या स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस बोलते हैं। क्लियर। अब इसमें बेटा दो रिएक्शंस इकट्ठा चलती हैं, एक तो ऑक्सीडेशन, एक रिडक्शन। लेकिन ऑक्सीडेशन के बिना रिडक्शन नहीं हो सकती, रिडक्शन के बिना ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, तो पूरी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इसीलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, जो रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एंड जो रिडक्शन हो रही है उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्योंकि कंप्लीट तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों मिलके हो रही है ना, अकेली ऑक्सीडेशन एंड अकेली रिडक्शन, ये दोनों तो हाफ रिएक्शंस ही हो रही हैं। क्लियर है ना। एंड यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी एनोड पे, रिडक्शन होगी कैथोड पे, ठीक है। अब बेटा इसको ये हमारा सेल था, है ना, ये सेल की क्या थी, रिएक्शन थी। अब इसको रिप्रेजेंट करने का बेटा एक तरीका होता है, सेल की रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका है रिप्रेजेंट करने का, वो देखो क्या है बच्चों, कि हमारे पास पहले क्या है, जिंक है, एनोड है ना, एनोड पे पहले जिंक होता है, पहले एनोड होती है फिर कैथोड होती है, उस पर कॉपर होता है।
तो हमने लिखना कैसे है, सेल को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है पूरी। देखो बार बार बेटा हम डायग्राम बना के तो सेल को बता नहीं सकते हैं ना, इसके लिए हमें एक रिप्रेजेंटेशन बताई गई होती है जो मतलब जैसे हम एब्रीविएशन यूज़ करते हैं ना, उसी तरह से एक छोटी रिप्रेजेंटेशन होती है। कैसे, पहले हम एनोड कौन सी हमारी मेटल है वो हम लिखेंगे, एनोड पे जिंक मेटल है वो लिखा, ठीक है। फिर हम क्या है एक साइन लगा देंगे, ठीक है। फिर हमने क्या करना है बेटा, यहाँ पे लिखा, इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि कौन सा हमने सॉल्यूशन यूज़ किया, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन यूज़ किया, मतलब जिंक इलेक्ट्रोड को हमने किस सॉल्यूशन में इमर्स किया, डिप किया, ठीक है। उसके बाद बेटा जो अगर हमें जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर गिवन है, तो हम वो भी इसके साथ मेंशन करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। फिर हम बेटा क्या करेंगे, इसके बाद हम सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे। ये हमने 2 लाइंस लगाई ना, ये 2 लाइंस क्या बता रही हैं कि ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज लगाया। फिर क्या है बेटा, फिर हम लिखेंगे कौन सा हमने दूसरा सॉल्ट कौन सा या दूसरा सॉल्यूशन कौन सा यूज़ किया, कॉपर सल्फेट का, तो कॉपर सल्फेट, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एक फिर लाइन लगा देंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, हमारी कैथोड, ठीक है। इस तरह से सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब पहले क्या होता है, हमारी एनोड, ठीक है, फिर लाइन, फिर कौन सा एनोडिक सॉल्यूशन कौन सा है, एनोडिक सॉल्यूशन, ठीक है। फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर कैथोडिक सॉल्यूशन, फिर लाइन, फिर कैथोड, ठीक है। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैथोडिक सॉल्यूशन या एनोडिक सॉल्यूशन की अगर मान लो कंसंट्रेशन गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, तो हम ब्रैकेट में इसके साथ ब्रैकेट लगा के उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से सेल को, गैल्वेनिक सेल को या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है बच्चों। अब देखो क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लो। अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा कि हमारे पास देखो एक सेल लेते हैं, एक मतलब हाफ रिएक्शन लेते हैं, मान लो ऑक्सीडेशन वाली ले ली, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने जिंक इलेक्ट्रोड को डिप किया, ठीक है। अब जो जिंक इलेक्ट्रोड एंड जो सॉल्यूशन के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका मतलब एक तो कैथोड पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, एक एनोड पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, ये उसको इलेक्ट्रोड, मतलब कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है। देन when the concentration of all the species involved in half cell is unity, then the electrode potential is called as standard electrode potential। मतलब जब concentration की वैल्यू, concentration हम ले रहे हैं, मान लो हमने क्या लिया, हम बात कर रहे हैं बेटा, हमने क्या लिया, जिंक सल्फेट लिया है ना, वो मैंने ले लिया 1 मोलर, है ना। उसी तरह से मैंने कॉपर सल्फेट लिया, उसकी कंसंट्रेशन भी 1 मोलर है। मतलब जो भी हम सॉल्यूशन ले रहे हैं उनकी अगर कंसंट्रेशन क्या है, 1 मोलर है, तो हम उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। 2 चीज़ें होती हैं बेटा, एक तो टेम्परेचर हमारा कौन सा होना चाहिए, रूम टेम्परेचर, मतलब 298 केल्विन, ठीक है, हमारा रूम टेम्परेचर होना चाहिए। सेकेंड चीज़ जो कंसंट्रेशन है वो क्या होनी चाहिए, 1 मोलर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कंसंट्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कंसंट्रेशन 1 मोलर यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए बेटा, हमारे पास अगर मान लो प्रेशर है, कंसंट्रेशन लिक्विड के लिए होती है, अगर गैसेज हैं तब हम प्रेशर यूज़ करते हैं। अगर प्रेशर लेना है तो वो कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। क्लियर है ना। तब हम क्या है बेटा, स्टैंडर्ड वर्ड का यूज़ कर देते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ हम क्या लगा देंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लगा देंगे। देन क्या है बेटा, दी हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड। उस इलेक्ट्रोड को एनोड बोला जाता है एंड इस पे नेगेटिव चार्ज होता है,
ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव पोटेंशियल इसका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द अदर वन एट विच रिडक्शन अकर्स, जिस पे रिडक्शन होती है वो कैथोड होता है, एंड इस पे पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होता है विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको बताया था ना बेटा कि अगर हम बात करते हैं हमारी जो एनोड है वो तो हमारी नेगेटिव होती है, लेकिन जो हमारा सॉल्यूशन होता है वहाँ पे क्या होता है, जिंक आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, एंड जो हमारी इलेक्ट्रोड है उस पर नेगेटिव चार्ज, तो दोनों पे डिफरेंस क्रिएट होगा ना, इसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। सिमिलरली जो हमारे कैथोड है, मतलब कॉपर वाला हमने लिया था, कैथोड पॉजिटिवली चार्ज थी, लेकिन जो सॉल्यूशन है उसमें सल्फेट आयंस की कंसंट्रेशन क्या है, इंक्रीज करना शुरू हो जाती है, जो क्या है नेगेटिव है ना, जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब यहाँ पे भी एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया, इसको ही हम क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। क्लियर है ना। देन क्या है बेटा कि द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो इज अपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्लो। करंट की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की क्या होती है, अपोजिट होती है। वी ऑल नो दैट अबाउट इट, है ना। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। अभी हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किया था, जो क्या था, खुद की इलेक्ट्रोड एंड खुद के ही सॉल्यूशन के बीच में था। लेकिन अगर हम क्या बोलेंगे, दोनों, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, मतलब कैथोड एंड एनोड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेल पोटेंशियल, एंड इसको वोल्ट्स में मेजर किया जाता है। ठीक है, इसको ही ईएमएफ भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोल सकते हैं ऑफ द सेल। जब व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल, जब सेल में से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोलेंगे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे हम इसको ईएमएफ भी बोल सकते हैं। क्लियर है बच्चों। देन है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मेजरमेंट कैसे की जा सकती है। द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल हाफ सेल कैन नॉट बी मेजर्ड। किसी भी इंडिविजुअल जो हाफ सेल है ना बेटा, उसका जो पोटेंशियल है वो मेज़र नहीं किया जा सकता। ठीक है, हाफ सेल का पोटेंशियल कभी भी मेज़र नहीं किया जा सकता। अगर हम मेज़र करना चाहें तो हम पूरे सेल का, जो भी हमने पूरी गैल्वेनिक सेल किया था ना, पूरे सेल का हम मेज़र कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये पोटेंशियल कैसे, वोल्ट मीटर की हेल्प से, है ना, वोल्ट मीटर की हेल्प से हमें पोटेंशियल उसका पता चल जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो सेल पोटेंशियल है, ठीक है, सेल पोटेंशियल है, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, वोल्ट मीटर की हेल्प से हम क्या है, सेल पोटेंशियल का पता लगा सकते हैं। समझ में आया, सेल पोटेंशियल का पता लगा सकते हैं। अब मान लो बेटा हमारे पास क्या है, हम सेल लेके चलते हैं, पूरा अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेके चलते हैं, सॉल्ट ब्रिज भी लगा देते हैं, एंड इसको वोल्ट मीटर के साथ भी जोड़ दिया। ठीक है, वोल्ट मीटर के साथ भी जोड़ दिया। अब देखो बेटा क्या है, हमारे पास क्या है, पूरे सेल का सेल पोटेंशियल है, हमने पूरे सेल का हमें पोटेंशियल पता है। ठीक है, लेकिन हमें अलग अलग जो हमारे सेल्स हैं ना, जो हाफ सेल्स हैं, है ना, मतलब कैथोड एंड एनोड वाली साइड, दो जो हमारे हाफ सेल हैं, इनका हमें पोटेंशियल नहीं पता, इनके पोटेंशियल की वैल्यू हमें नहीं पता। अगर हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है, मतलब हमें सेल पोटेंशियल तो पता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं पता। हमने अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है तो हमें एक चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। मतलब हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, मान लो अगर किसी भी तरीके से हम एक इलेक्ट्रोड का निकाल लें, पूरे सेल का हमें पता है, तो हम दूसरे सेल का सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं ना बच्चों, है ना, दूसरे सेल का सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। पूरे का पता है, एक का पता है, दूसरे माइनस कर देंगे, दूसरे का पता चल जाएगा ना, है ना। अब क्या है बेटा, ये हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन हमें तो एक का भी नहीं पता। यहाँ पे तो हम एक मतलब थ्योरी बना के चले थे कि अगर मान लो इसका हम पता लगा ले तो दूसरे का हमें पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें तो एक का भी नहीं पता, तो हम इसका क्या करें। तो इसके लिए बेटा हम एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं, जिसके बारे में हमें पता हो कि इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, वो हम कौन सा यूज़ करेंगे, देखो, वी कैन ओनली मेजर द डिफरेंस बिटवीन द टू हाफ सेल्स। दोनों हाफ सेल का डिफरेंस हम पता कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल ईएमएफ है, या टोटल पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल। वो क्या होगा, पहले तो वही देखो बेटा, जो टोटल हमारा सेल है वो किसके इक्वल होगा, देखो, ई कैथोड माइनस ई एनोड
समझ में आया? मतलब कैथोड में से एनोड को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई सेल आ जाएगा, सेल पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, अगर हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं बेटा तो हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पे नॉट लगा देते हैं स्टैंडर्ड के लिए। क्लियर है बच्चों? क्लियर है ना बच्चों? तो यहाँ पे क्या है, हाफ सेल कॉल्ड शी, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का बेटा यूज़ किया जाता है किस चीज़ को मेज़र करने के लिए, सेल पोटेंशियल को या हाफ सेल को मेज़र करने के लिए। अब बेटा ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होती है वो देखते हैं। देखो बेटा ये हमारी शी है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। क्या होता है इसमें, हम क्या लेके चलते हैं बेटा, कैसे पहले तो इस इलेक्ट्रोड को कैसे बनाया गया होता है वो देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, देखो बेटा क्या करते हैं, हमारे पास एक बीकर है ना, बीकर में हमने क्या डाला, HCl का सॉल्यूशन डाला है। एक बीकर में हमने HCl का सॉल्यूशन डाला है। ठीक है, जो HCl का बेटा सॉल्यूशन हमने डाला है उसकी जो मोलैरिटी है वो 1 मोलर लेके चलनी है। मतलब जो HCl है वो हम 1 मोलर लेके चलेंगे। ठीक है, फिर हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे हमने एक ग्लास ट्यूब ली है। ठीक है, एंड इसके नीचे क्या है, प्लेटिनम की एक वायर लगी है, प्लेटिनम की वायर या प्लेटिनम की फॉयल लगी है। ठीक है, इसको बेटा कनेक्ट किया गया है इलेक्ट्रोड के थ्रू। ठीक है, इसमें फिल क्या किया जाता है बेटा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस फिल की जाती है, जिसका जो प्रेशर है वो रखा जाता है 1 बार या फिर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इतना रखा जाता है। ठीक है, जो टेम्परेचर होता है बेटा पूरे सॉल्यूशन का, टेम्परेचर हम कितना मेंटेन करेंगे, 298 केल्विन, मतलब रूम टेम्परेचर हमने मेंटेन कर लिया। क्लियर है, रूम टेम्परेचर भी मेंटेन कर लिया। अब ये तीनों चीज़ें किसके लिए होती हैं, स्टैंडर्ड के लिए। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है वो स्टैंडर्ड है। अब हाइड्रोजन से बनी है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, समझ में आया ये बनी कैसे है। अब बेटा जो इसका पोटेंशियल होता है ना इस टेम्परेचर पे वो होता है ज़ीरो पोटेंशियल। एक्चुअल में हमें पता नहीं होता है ज़ीरो या नहीं होता, लेकिन एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चल पड़े। ठीक है, एक स्टैंडर्ड लेके चल पड़े कि जो हाइड्रोजन की वैल्यू है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू है दैट इज़ 0। इसके कंपैरिजन फिर बाकी सभी का जो पोटेंशियल है ना, सभी इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो निकाला गया। समझ में आया, सभी इलेक्ट्रोड्स का जो पोटेंशियल है वो निकाला गया ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हम 0 लेके चलते हैं। ठीक है, एक्चुअल में पता नहीं कितना होता है क्योंकि हाफ सेल का, किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम अगर एक को स्टैंडर्ड मान के चलें तो स्टैंडर्ड तो हमें मानना पड़ेगा ना, तो स्टैंडर्ड हम ऐसी वैल्यू मान के चलते हैं जो क्या है, इजी हो। तो हम स्टैंडर्ड वैल्यू 0 मान के चल पड़े एंड वो हमने वैल्यू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ले ली 0। ठीक है, मतलब साइंटिस्ट ने जिन्होंने भी डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में स्टडी किया था, उन्होंने ही इसकी वैल्यू कितनी ली थी, 0 ली थी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। क्लियर है, तो फिर इसके बाद क्या है, इसको लेके चले कि किस तरह से हम हाफ सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे पहले बेटा रिप्रेजेंटेशन देख लो इसकी कैसे की जाती है। इस तरह से पहले प्लेटिनम लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोड यहाँ पे प्लेटिनम यूज़ किया है, मेटल तो प्लेटिनम है ना बेटा, हाइड्रोजन तो मेटल नहीं है, तो इलेक्ट्रोड तो मेटल की होती है, इसीलिए यहाँ पे प्लेटिनम फॉयल का यूज़ किया गया है। फिर हम क्या लेंगे, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि इलेक्ट्रोड के अंदर क्या फिल की गई है, हाइड्रोजन गैस। फिर क्या लेंगे, H पॉजिटिव या फिर HCl। ठीक है, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन लिखा है। ठीक है, ये कब कर लेंगे बेटा, जब हम इसका यूज़ कर रहे हैं एट एनोड। ठीक है, लेकिन अगर कैथोड भी यूज़ करें तो हम इसको उल्टा कर देंगे। फिर क्या लिखेंगे, पहले HCl फिर H2 फिर प्लेटिनम। क्लियर है, फिर हम इस तरह से इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज आएगा एंड यहाँ पे कोई भी एनोड, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज आएगा एंड यहाँ पे कोई भी कैथोड। ठीक है, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर हुआ बेटा। अब क्या है, देखो ये रहा, मान लो हमारे पास क्या है, हम लेके चल रहे हैं कॉपर के साथ इसका लेके चल रहे हैं, है ना। अब बेटा पहले तो ये देखो, हमने
डेनियल सेल लिया था, है ना। डेनियल सेल में क्या था, पहले तो जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड पे जिंक होता है, राइट साइड पे क्या होता है, कॉपर होता है, ठीक है। यही चीज़ लेके चले थे। अब मान लो हमें जिंक का पता करना है, जिंक इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमने पता करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपर वाला उठा के एक और नया सेल बना लिया मान लो, जिसमें हमने लेफ़्ट साइड तो जिंक रखा, लेकिन राइट साइड ना हमने जिंक नहीं रखा। राइट साइड हमने क्या रखा बेटा, राइट साइड हमने कॉपर की जगह पे क्या रखा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रख दिया, ठीक है। अब हमें पूरे सेल पोटेंशियल पता है ना। अब हमें हाइड्रोजन का पता है, जिंक का पता चल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे बेटा, हम लेफ़्ट राइट, हमें कॉपर का निकालना है तो हम लेफ़्ट साइड पे क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा देंगे, ठीक है। इसका ज़ीरो होगा, इसका हम पता लगा लेंगे, क्योंकि हमें पूरे का तो मेज़र हो जाएगा पोटेंशियोमीटर से या वोल्ट मीटर से। क्लियर है ना बेटा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो ये था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कैसे हमने इंसर्ट किया, कैसे यूज़ किया। अब कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैलकुलेशन कैसे करनी है, थोरोली तो हमने देख ली, लेकिन करके देखते हैं एक आधी कैलकुलेशन, फिर ही तो हमें पता चलेगा कैसे करना है ना। देखो बेटा, इफ़ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो देन इट इज़ रिड्यूस्ड। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि अगर किसी भी कोई भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उसकी पोटेंशियल की वैल्यू, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है ग्रेटर देन ज़ीरो आई, ठीक है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आई, तब तो वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, मतलब उसकी रिडक्शन होगी, ठीक है। लेकिन अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आई तब उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। क्लियर है। जब भी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो रिडक्शन होगी, अगर नेगेटिव है तो क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। लेकिन मान लो अगर दोनों वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ पॉजिटिव आ जाएं, फिर हम कैसे पता चलेंगे कि किसकी रिडक्शन होगी, किसकी ऑक्सीडेशन होगी। जिसकी भी वैल्यू ज़्यादा होगी, ज़्यादा पॉजिटिव होगी, वो क्या होगा, उसकी रिडक्शन होगी, एंड जिसकी वैल्यू कम पॉजिटिव होगी उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। इसी तरह से हम नेगेटिव में देख लेंगे। बस सिंपल सी बात है, आपने ये ध्यान में रखना है कि अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा आई, ठीक है, अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा आई देन तो होगी रिडक्शन, अगर कम आई देन होगी ऑक्सीडेशन। क्लियर है ना बेटा। देन क्या है, अब हम देखते हैं कि जो ई नोट है, हमने कैसे पता करना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पता करना है ना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नोट राइट, मतलब ई नोट कैथोड माइनस ई नोट लेफ्ट, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट साइड, मतलब क्या, एनोड, ठीक है, कैथोड माइनस एनोड। क्लियर है। इस तरह से हम ई नोट सेल पता कर सकते हैं। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये रिएक्शन देखो, हमारे पास क्या है, ई सेल अभी हमने किया किसके इक्वल है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ये बेटा नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए ओनली ई लिखा है, अगर स्टैंडर्ड लिखेंगे तो कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने ई नॉट लगा देना है, ठीक है, बाकी सारा हमारे पास सेम चलेगा। देन बेटा सेल रिएक्शन है, एक सेल रिएक्शन लेके चले, कॉपर जिंक डेनियल सेल वाली तो बहुत हो गई, एक और रिएक्शन लेके चलते हैं कॉपर एंड सिल्वर वाली। मान लो कॉपर की हमने सिल्वर के साथ रिएक्शन करवाई, कॉपर 2 पॉजिटिव बन गया एंड सिल्वर बन गया, ठीक है। ये है, मतलब कॉपर की यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है ना, एंड सिल्वर की यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, ठीक है। समझ में आया, वहाँ पे कॉपर की क्या हो रही थी बेटा, कॉपर की क्या हो रही थी, वहाँ पे रिडक्शन हो रही थी, लेकिन यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन हो रही है, सिल्वर की रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो देखो कॉपर कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है सिल्वर की, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है कॉपर की, ठीक है। अब क्या है, इसकी अगर हम सेल रिएक्शन लिखेंगे, सेल रिएक्शन किस तरह से, ये रही, कॉपर है ना, फिर कॉपर 2 पॉजिटिव, फिर Ag पॉजिटिव, फिर Ag, ठीक है। अब हमने इसके लिए ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ई सेल इज इक्वल्स टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, मतलब चलो हम ई नॉट निकालते हैं, ठीक है, ई नॉट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले सिल्वर की होगी माइनस ई नॉट किसकी होगी, कॉपर की होगी, क्योंकि हमने क्या ऑक्सीडेशन को एनोड को बाद में लिखना होता है, ठीक है। इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं।
क्लियर हुआ ना बेटा। अब क्या है, एक चीज़ का और ध्यान रखना बेटा, जो हमने वैल्यू यूज़ करनी है ना, दैट इज़ ऑलवेज रिडक्शन पोटेंशियल। जो हम ये बात कर रहे हैं ना कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, हमने दो चीज़ें की, एक तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, एक रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब एक तो रिडक्शन हो रही है, उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो दो है वैल्यूज़ हमने यूज़ करनी है, वो ऑलवेज किसकी होंगी, रिडक्शन पोटेंशियल की। अब बेटा ये देख लो कि क्या होता है, किसी भी, मान लो हम सिल्वर की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिल्वर का जो क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा, वो ऑलवेज इक्वल होगा सिल्वर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से। लेकिन फ़र्क क्या होगा, साइन का, साइन ऑपोजिट होगा दोनों का, या तो रिडक्शन पोटेंशियल में नेगेटिव या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में नेगेटिव। ठीक है, हमेशा ऐसे होता है, हर एक मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसके क्या होता है, नेगेटिव में होता है एक दूसरे के। समझ में आया? अपोजिट साइन अपोजिट होते हैं, वैल्यू सेम होती है। क्लियर है? इसीलिए लेकिन लिखनी हमें जो फॉर्मूला में जो वैल्यू लिखनी होती है वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखनी होती है। क्लियर है बच्चों? अब देखो हम क्या करेंगे बेटा, हमने वही चीज़ है कि ई नॉट पुट किया है। अब देखो बेटा, हमने यहाँ पे क्या लिखना है, रिडक्शन बताना है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है। तो हम रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, पहले सिल्वर था, कैसे लिखेंगे बेटा हम, देखो क्या हो रहा है, Ag पॉजिटिव से Ag में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो हम लिखेंगे Ag पॉजिटिव टू Ag। यहाँ पे बेटा कई बार लाइन की जगह पे कॉमा भी लगाया हुआ था, वो भी सही है, माइनस ई नॉट क्या है, कॉपर। देखो कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन हमने लिखना क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ना, तो हम क्या लिखेंगे, कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर। सही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ये इसी से पता चल गया क्योंकि हमने इसको इधर वाली साइड लिख दिया। ठीक है, इसी से पता चल गया कि इसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे एंड हमारी ई नॉट सेल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हमने ई नॉट सेल की वैल्यू हमें पता है, सिल्वर या कॉपर की नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, मान लो कॉपर की जगह पे हम क्या पुट कर दें, 0 पुट कर दें, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दी, 0 पुट कर दिया, तो हमें सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा। अगर हमने कॉपर का पता करना है, सिल्वर की जगह पे 0 लगा देंगे तो हमें कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा। क्लियर है ना? इस तरह से हम क्या है, इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट जो है हमारा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।